फिजिक्स की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको आगे पढ़ाएंगे। गॉस की प्रमेय से स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए गॉस की प्रमेय शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था घन कोण, वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल सदिश, इन सब के बारे में पढ़ा था। और आज हम गॉस की प्रमेय तथा उनके अनुप्रयोग को समझते हैं। सबसे पहले गॉस की प्रमेय को जानने से पहले दो तीन चीजें जाननी जरूरी हैं। पहली बात यह कि गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? तो गॉसियन पृष्ठ होता है किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा निकल के आती है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इसका प्रयोग हमको गॉस की प्रमेय में प्रयोग होगा। इसका यूज होने वाला है गॉसियन पृष्ठ का। तो इसके बाद में गॉस की प्रमेय में क्या होता है कि वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ से जो आवेश गुजरता है या जो पृष्ठ का आवेश होता है उनके बीच में एक संबंध स्थापित किया जाता है। उसी को वो जो संबंध स्थापित करता है उसी को गॉस की प्रमेय कहते हैं। अर्थात गॉस की प्रमेय क्या होती है कि किसी बंद पृष्ठ से, अब किसी बंद पृष्ठ का मतलब है किसी गॉसियन पृष्ठ, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका भी हम लोग डेरिवेशन भी समझेंगे, इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे। चलिए इसका उत्पत्ति देख लेते हैं। एक हमने फिगर बनाया हुआ है, उस फिगर को गौर से देखेंगे तो फिगर में हम लोग देखते क्या है कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो कि पृष्ठ के भीतर ओ बिंदु पर स्थित है। इस पृष्ठ के एक बिंदु P है जिसके चारों ओर एक लघु क्षेत्र अवयव dA है जो कि बाहर की ओर है, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपको दिखाई दे रही है जिसको हम लोग वेक्टर E डिनोट किया है। इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको हमने थीटा कहा है। तो आपको बता दें कि यदि हम इसके निगमन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं तो ये जितनी भाषा हमने बोली है इन्हीं को आपको नोट करना रहता है। तो इसके बाद में आपको बता दें कि यदि हम बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बात करें, मतलब ये बिंदु से इस स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हम लोग एक चीज देखते हैं जिस पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है। यदि हम क्षेत्रफल अवयव dA को देखें तो dA बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से एक कोण बनाता है। यदि हम वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो d phi E इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट dA वेक्टर। क्योंकि ये अल्प सूक्ष्म अवयव है, क्षेत्रफल का सूक्ष्म अवयव है, तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स भी सूक्ष्म ही होगा। तो यहाँ से इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, d phi E इज इक्वल टू E dA cos थीटा। अब एक चीज और आपको बता दें कि जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। इसका मान ऊपर रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा कि d phi E इज इक्वल टू
1/4πε0 Q/r², और साथ में क्या गया dA cos थीटा। अब हम आपको एक चीज और बता दें कि जब भी हम कभी भी ये चीज को पास में पहले ले आते हैं, इस चीज को पास में लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, d phi e इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, और साथ में क्या आ गया dA cos थीटा बटे r²। अब हम आपको बता दें कि आपने घनकोण की परिभाषा पढ़ी है। घनकोण की परिभाषा में बताया था कि ये जो पूरा मान होता है ये घनकोण के बराबर होता है, अर्थात d ओमेगा इज इक्वल टू dA cos थीटा बटे r²। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, उसको देखेंगे कि d phi e इज इक्वल टू 1/4πε0 Q हो गया, और इसकी जगह d ओमेगा, ऐसे हमने नोट कर दिया। अब आपको एक चीज और बता दें कि जब भी हम कभी भी दोनों पक्षों का हम सबसे पहले समाकलन करते हैं यहाँ पे, तो दोनों पक्षों का जब हम समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन, अंग्रेजी में इसको इंटीग्रेशन कहते हैं, समाकलन करने पर तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन d phi e इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा Q/4πε0 इंटीग्रेशन d ओमेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, जब भी हम कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कोई अल्प वैल्यू होती है उसका यदि हम समाकलन करते हैं तो वो बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात ये किसके बराबर आ जाएगा, ये phi e के बराबर आ जाएगा, Q/4πε0 इंटीग्रेशन d ओमेगा। अब ये d ओमेगा क्या निरूपित करता है, यह घनकोण को निरूपित। इसके बाद हम आपको बता दें ये जो d ओमेगा है ये क्या निरूपित करता है, ये घनकोण की परिभाषा से बताया था कि किसी पृष्ठ के अंदर केंद्र की ओर जो कोण अंतरित करता है उसे घनकोण कहते हैं। तो यहां से ये जो इंटीग्रेशन d ओमेगा होगा ये पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ को निरूपित करता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा जो बना कोण होगा वो होगा इंटीग्रेशन, मतलब ये घनकोण होगा, केंद्र पर जो कोण बनता है वो घनकोण होगा, अर्थात इसका जो मान होगा, इसका मान होगा 4 पाई के बराबर। तो यहां से क्या आ जाएगा, phi e इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटू 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया कि phi e इज इक्वल टू Q/ε0। ये वैद्युत फ्लक्स है। तो आपको बता दें कि इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। एक हमने चित्र बनाया हुआ था, चित्र में O किसी पृष्ठ का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से स्मॉल r दूरी पर P बिंदु स्थित है, जिस पर जो ये P बिंदु है, यदि हम इस पूरे सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात करें तो वो वेक्टर dA है जो कि केंद्र से बाहर की ओर है, मतलब P बिंदु से बाहर की ओर है। इससे थीटा कोण पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अर्थात यदि हम इस बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो d phi e is equal to वेक्टर E डॉट dA वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो d phi e is equal to E dA cos थीटा हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q बटे r², यहां से क्या आ जाएगा, इसका मान रखेंगे d phi e is equal to 1/4πε0 Q बटे r² dA cos थीटा। ये जो पूरा का पूरा मान रखा है इसको हमने एक साथ लिख दिया। ये जो मान होता है ये निरूपित करता है घनकोण को, अर्थात हमने बताया था किसी पृष्ठ के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है वह घनकोण होता है। तो d ओमेगा इज इक्वल टू dA cos थीटा अपान r²। तो यहां से इसकी जगह हम मान रख दिया d ओमेगा, दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे। समाकलन करने के बाद में इंटीग्रेशन dw जो आया है d ओमेगा आया है, ये इंटीग्रेशन d ओमेगा यह किसी पृष्ठ पे जो घनकोण को प्रदर्शित करता है, जब हम इसका समाकलन करते हैं तो वह संपूर्ण पृष्ठ के बराबर हो जाता है, अर्थात इसका जो मान होता है वो 4 पाई हो जाएगा। हम इसकी जगह 4 पाई रखेंगे, इसका जो निगमन आ जाता है phi e is equal to Q upon epsilon naught। गॉसियन पृष्ठ की कुछ विशेषताएं हैं। गॉसियन पृष्ठ की पहली बात यह है कि
गॉसियन पृष्ठ अर्थात बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है जिससे गुरुत्वीय, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की गणना करते हैं। अर्थात इनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहली बात यह आ जाती है कि यह पृष्ठ के उस बिंदु से गुजरना चाहिए। अर्थात किसकी बात कर रहे हैं यदि हम गॉसियन पृष्ठ की विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो यह है कि यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण रहती है, एक तो पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होनी चाहिए। सममित शब्द का मतलब क्या है? सममित का मतलब होता है समान आकृति। तो पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होनी चाहिए जिससे कि पृष्ठ क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लंबवत हो तथा परिमाण में नियत हो। हम लोग इसके बाद में गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। गॉस के नियम का अनुप्रयोग कहाँ-कहाँ पाया जाता है, किन किन चीजों में पाया जाता है, कहाँ-कहाँ कौन-कौन से बिंदु हैं इसके पाए जाते हैं, वो सब हम लोग समझते हैं। इसके बाद गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चित्र आप देख रहे हैं, एक हमने गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ ले रखा है, इसमें एक सीधा तार जोड़ ले रखा है। इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये गॉसियन पृष्ठ है जिसकी लंबाई स्मॉल l है। इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल अवयव दोनों की दिशा एक ही ओर है। साथ ही साथ एक चीज और बता दें कि यदि अब इस पर Q आवेश स्मॉल l लंबाई के किसी सरल रेखा अथवा वक्र रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो रहा है, अर्थात आवेश जो है वो l लंबाई की सीधी रेखा या वक्र रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो रहा है, तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश रेखीय घनत्व कहलाता है, अर्थात लैम्डा बराबर Q अपॉन L। ये पहली बात आई। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल अवयव इन दोनों की दिशा एक ही ओर है, अर्थात यदि हम इस पर बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स की बात करें, वैद्युत फ्लक्स, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। देखो दोनों की दिशा एक ही हो रहा है, अर्थात तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। दोनों की दिशा एक ही ओर है, अर्थात दोनों के मध्य बना कोण कितना हो जाएगा, थीटा का मान 0 अंश हो जाएगा। तो थीटा बराबर 0 अंश, क्योंकि वेक्टर ई तथा वेक्टर डी ए दोनों की दिशा एक ही ओर है, तो यहां से क्या आ जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 अंश। जब कॉस 0 अंश करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, ई डी ए आ जाएगा। आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों से समाकलन करने पर, तो देखिए दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो यहां से समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। आपको बता दें डी ए जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये बेलनाकार आपको दिखाई दे रहा है चित्र, तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठ होता है जहां इंटीग्रेशन डी ए बेलन का वक्र पृष्ठ है, अर्थात इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एल। तो यहां से क्या करेंगे, फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। ये आ गया समीकरण नंबर 1 आ गया। अब देखिए आपको एक चीज और बता दें कि
आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी है। गॉस की प्रमेय क्या होती है? तो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या करेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान में रखिए कि इसको हमने पहला समीकरण मान लिया है, तो यहां से क्यू का मान क्या आ जाएगा, समीकरण एक से, तो यहां से समीकरण एक से क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू लेमडा एल। तो यहां से फाइव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एक चीज और आपको बता दें, इसको समीकरण एक, इसको समीकरण एक कहा है, इसको हमने समीकरण नंबर दो कह दिया है, इसको समीकरण नंबर तीन कह दिया है। तो यहां से क्या आ जाएगा, उसको देख लीजिए, समीकरण समीकरण दो व तीन से, समीकरण दो व तीन से क्या आ जाएगा, उसको ध्यान में रखना है। दो व तीन से क्या आ जाएगा, समीकरण दो और तीन से, यहाँ पे दो ये समीकरण है, तो यहाँ पर बाया पक्ष दोनों का बराबर है, दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा, अर्थात E इंटू टू पाई आर एल बराबर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एल कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, उसको देख लेते हैं। E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टू पाई आर और साथ में एप्सिलॉन नॉट, ये बचा लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एक चीज और बता दें आपको, एक चीज और आपको बता दें कि यदि हमने दोनों पक्षों में, ऊपर और नीचे दोनों पक्षों में यदि हमने दो से गुणा कर दिया है, मतलब ऊपर भी दो से गुणा और नीचे भी दो से गुणा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू टू लेमडा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या आ जाएगा इनटू आर। ये जो मान निकल के आता है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यदि हम इसके सदिश रूप में बात करें, यदि हम इसी चीज को सदिश रूप में बात कर लें, तो वेक्टर E बराबर टू लेमडा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर तो था ही और ये आ जाएगा आर कैप। ये इसका सदिश रूप है, मतलब हम इसको सदिश रूप में यही समझेंगे, यही पढ़ेंगे। तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या निकल के आएगा, वो आएगा कि E बराबर टू लेमडा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये इसका सदिश रूप भी आ जाएगा, इसका वेक्टर E इज इक्वल टू टू लेमडा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में R है और इसके साथ में R कैप। दूसरा डेरिवेशन है गॉस के नियम के अनुप्रयोग में अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक चीज आपको और बता दें कि एक हमने चित्र बनाया है, ये समतल, कोई भी समतल आवेशित अचालक चादर है, इस पे एक और भी चादर लेके आते हैं। आपने देखा है बेलनाकार एक चादर, बेलनाकार एक पृष्ठ लेके आते हैं, तो इसके दोनों ओर ये P डैश बिंदु है और ये P बिंदु है, मतलब ये P बिंदु है और ये P डैश बिंदु है, दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। इसका अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान है। इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो क्षेत्रफल होगा वह समान रूप से वितरित होगा, अर्थात यदि हम आवेश के कारण पृष्ठ आवेश पर पृष्ठ घनत्व की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, यदि हम कह सकते हैं Q आवेश A क्षेत्रफल के चादर पर आवेशित होता है, आवेशित होता है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश उस पृष्ठ का पृष्ठ उस आवेश का पृष्ठ घनत्व
कहलाता है। तो अब ये क्या आ जाएगा, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, इसको हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा कि सिग्मा बराबर यहाँ पे Q बटे A। अब एक चीज आपको हम और बता दें कि ये जो बेलनाकार है आपने देखा है चादर, ये दोनों P और P डैश बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो समान है तथा इस पर एक समान रूप से इसका इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो एक समान है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है ये समतल चादर तल के लंबवत है। एक चीज हम और बता दें कि जब भी कभी भी यदि हम गॉसियन बेलन की बात करें, गॉसियन ये बेलन है जो गॉसियन पृष्ठ हमने कहा है, गॉसियन बेलन की बात करें, यह चादर तल के समांतर है तथा इस पर ये P और P डैश बिंदु हैं। यदि हम P और P डैश बिंदु के कारण वैद्युत प्लस की बात करें, तो वैद्युत प्लस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, अर्थात यदि हम बेलन के दोनों सिरे हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल चादर जिसके निकट हम ये देख रहे हैं ना कि ये यहाँ से इस बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अर्थात यहाँ से स्मॉल r दूरी पर P बिंदु स्थित है, इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर के दोनों ओर, मतलब हम P बिंदु के दूसरी ओर एक बिंदु P डैश है। यदि हम इस चादर की बात करें, ये पूरे के पूरे ये गॉसियन पृष्ठ जो बेलनाकार चादर की बात कर रहे हैं, इस बेलनाकार चादर को हम लोग यदि गॉसियन बेलन की कल्पना कर लें, तो यदि हम इसे गॉसियन बेलन की कल्पना कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि समतल सिरे चादर के समांतर हैं, अर्थात बिंदु P और P डैश होकर गुजरता है, अर्थात ये जो P और P डैश ये समतल चादर से होकर गुजरता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि चादर का जो विस्तार है वो अनंत है, जैसा कि हमने ऊपर ही इस हेडिंग में बताया है कि जो अनंत विस्तार की कोई समतल आवेशित अचालक चादर है, तो हम ये कह सकते हैं कि बेलन के दोनों सिरों पर लगने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम इस सिरे और इस सिरे की बात करें, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए, अर्थात दोनों तरफ समान होगा। मतलब ये कुल यदि वैद्युत फ्लक्स की बात करें इन दोनों सिरों के कारण, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए प्लस वेक्टर ई डॉट डी ए। क्योंकि ये जो गॉसियन पृष्ठ है ये समतल चादर के समांतर है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फाई ई बराबर 2 टाइम्स आ गए यहाँ पे वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, अर्थात इसका जो मान आएगा वह 2 इंटू ई इंटू डी ए के बराबर आ जाएगा। क्योंकि जब हम इसी चीज की बात कर लेते हैं कि यदि हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की बात करेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी कॉस थीटा होता है, क्योंकि यह समांतर है अर्थात दोनों के मध्य 0 अंश का कोण बनता है। इसी चीज को एक्सप्लेनेशन के साथ नीचे भी देख लीजिए कि यदि हम समांतर आता है तो हम ये कह सकते हैं कि फाई ई बराबर 2 टाइम्स ये ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं समांतर है, तो हम ये कह सकते हैं थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0 अंश हो जाएगा। तो थीटा बराबर 0 अंश, क्योंकि गॉसियन बेलन व समतल चादर समांतर है, तो हम ये कह सकते हैं कि फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर, अब देखिए यदि मान रखेंगे तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ई इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा डी ए
cos 0 अंश, cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा phi e बराबर 2e इंटीग्रेशन dA। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि phi e बराबर 2e इंटू ए। तो अब देखिए 2e इंटू ए आ गया। यदि हम गॉस की प्रमेय की बात करें तो phi e बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 कह दिया, इसको हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया। तो यहाँ से समीकरण 1 से q का मान यहाँ पर रखेंगे तो phi e बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, इसको हमने समीकरण नंबर 3 कह दिया। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या आ जाएगा, यहां से समीकरण 2 व 3 से, तो यहां से क्या आ जाएगा 2EA बराबर सिग्मा ए, E बराबर क्या आ जाएगा, यहां से A से A कैंसिल, 2EA अपॉन सिग्मा। देखिए ये समीकरण 3 में सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, समीकरण 2 में 2EA है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बायां पक्ष दोनों का बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये कह सकते हैं कि E बराबर यहाँ से आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी किस बिंदु पर, P बिंदु पर। आज इस गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में 2 अनुप्रयोग इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, बाकी के अनुप्रयोग अगले वीडियो में।